हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो PYQs के थे। उसमें से 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसमें से कौन सी मीडिया के पास लीस्ट क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, हम फिर देखिए इसमें नो डाउट हमको कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा या कम होता है। अगर बहुत सारे मीडिया दे रखे हैं तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा या कम है, ये डेटा तो आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्लास टू एयर, ठीक है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास टू वाटर, फिर ऑप्शन दिया हुआ डायमंड टू वाटर एंड डायमंड टू एयर, ठीक है। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लास का होता है उससे कम होता है आपका वाटर का, ठीक है। तो अगर आप क्रिटिकल एंगल देखो, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में, है ना, एक खास एंगल ऐसा मिलता है जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो वहाँ पे स्लेन्स लॉ लगा के अगर हम लिखें, ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं कि हम लोग डेंसर मीडियम से जा रहे हैं म्यू डी। तो डेंसर मीडियम में एक एंगल बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, IC। फॉर दैट एंगल, अगर ये जो हमारा लाइट है वो रेयर मीडियम में जा रहा है, इसको म्यू आर बोल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन IC इक्वल्स टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, और से 90 क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो साइन IC आपको क्या मिल गया, साइन IC मिल गया आपको ये चीज़ म्यू आर बाई म्यू डी। अब जनरली म्यू आर जो है, अगर रेयर मीडियम को हम यहाँ पे जो है क्या ले रहे हैं, अगर हम एयर ले लें, ठीक है, क्या ले लें, एयर। तो देखिए डायमंड के लिए मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, जो डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एयर ले लें, ठीक है, तो एयर अपॉन डायमंड, ठीक है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो अगर ये वैल्यू सबसे कम आएगा तो साइन IC, यानी यहाँ से जो IC होगा, जो IC आने वाला है यहाँ पे, वो IC क्या आएगा आपका, ये भी जो है कुछ ना कुछ आएगा जो कि लिस्ट होगा। अगर म्यू डी ज़्यादा होगा तो IC क्या होगा, लिस्ट होगा। यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो IC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू डी के। किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू डी के। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि डायमंड टू जब एयर जाएगा, डायमंड टू एयर, तो डायमंड टू एयर में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे आपका कम होगा। सॉरी, इस जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या होगा आपका, सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे ज़्यादा है तो IC क्या होगा, सबसे कम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D वाला, ठीक है। बाकी कोई भी केस आप करके देखोगे, ठीक है, ग्लास टू वाटर की बात करो, ग्लास से वाटर में जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी ये जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2025 में आ चुका है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक टैंक है, ए टैंक इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ठीक है। तो एक टैंक है कोई, ठीक है, ये टैंक, इस टैंक को क्या कर दिया है, लिक्विड से फिलअप कर दिया है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका √2 है, अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हाइट तक क्या कर दिया है, इस लिक्विड को हमने फिलअप कर दिया है ना। ये जो लिक्विड है ये हमने फिलअप कर दिया है, जो इसका म्यू जो है क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है √2, ठीक है। और ये जो हाइट दिया हुआ है ये, ठीक है, अगर मैं इसको D बोलूँ तो ये D दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर है। H बोल दो इसको आप, ठीक है, H जो है कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं ए टीनी बल्ब इज ग्लोइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब है जो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ऑपिक डिस्क फ्लोटिंग सिमेट्रिकली on the liquid surface then can cut off completely the light from the bulb that comes out of the liquid surface। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट निकलेगा यहाँ से बल्ब से, ठीक है। तो नो डाउट ये जो लाइट जाएगा, देखिए ये लाइट आपका यहाँ पे एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, ठीक है। नहीं वाटर नहीं है, बोला है लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो एक लिक्विड है जो कि, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और इसका कितना है √2 1 से ज़्यादा है, यानी ये लाइट डेंसर मीडियम रखा है, यानी लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करेगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा रे होगा जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऐसा कुछ हो जाएगा,
मतलब जो रे हमारा कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वो सिचुएशन आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी मिलेगा कि एक ऐसा जो है वही सेम एंगल पे, और ये हम 3D में बात करें तो ये पूरे 3D में होगा। मतलब यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब से लाइट इधर गया, बल्ब से लाइट इधर गया, बल्ब से लाइट इधर आया, बल्ब से लाइट इधर आया, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक फ्लैट दिख रहा होगा, ये पूरा क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो बोल रहे हैं कि हम उस कौन सा ऐसा डिस्क रखा है यहाँ पे, उस डिस्क का डायमीटर क्या होगा जो इस लाइट को कम्प्लीटली, अब देखो यहाँ से तो लाइट इधर क्या हो गया, यहाँ से लाइट पूरा निकल गया इधर, ठीक है, इतने ही पोर्शन में लाइट निकलेगा, इतने ही पोर्शन से लाइट क्या होगा, बाहर जाएगा। मतलब इसके अंदर जो भी रेज होंगे, यहाँ से बहुत सारे रेज निकलेंगे, वो सारे रेज क्या होंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, वो रेज रिफ्रैक्ट होकर बाहर जाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई पर्सन देखेगा तो लाइट उसको इमिट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी इस रीजन में कोई भी लाइट इमिट नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर और कोई रे लेके जाओगे, ठीक है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल हो जाएगा क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री हो गया ना, तो इस एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट रे बाउंस बैक हो जाएगा उसी मीडियम में, TIR हो जाएगा। तो इतने ही पोर्शन से लाइट निकलने वाला है, ठीक है। तो हमको वही डिस्क का डायमीटर निकालना है, ठीक है, डिस्क का क्या निकालना है, डायमीटर। यहाँ पे जो भी डिस्क बनेगा ये डिस्क, उस डिस्क का डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डिस्क हमारे सेंटर ये है, यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तब देखिए अगर मान लेते हैं ये एंगल IC है, ठीक है, ये एंगल IC है, तो ये देखो पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा IC। हमको ध्यान रखना, हमको ये डायमीटर D पता करना है, सॉरी अगर पहले रेडियस निकालते हैं, रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे, ये रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो गया। इसी रेडियस का 2 टाइम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये निकले कैसे, ठीक है, इसको कैसे निकाला जाए। देखिए ये हमारा बोला मैंने कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ से, तो ये अगर ये IC है तो भी क्या हो जाएगा, IC, ठीक है। और अगर IC निकल गया, ठीक है, तो ये चीज़ आराम से निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है कितना, 30, ये चीज़ क्या पता है आपको, 30, ठीक है। तो इसमें हम साइन कॉस कुछ लगा लेंगे, निकल जाएगा। सबसे पहले क्या काम करना होगा हमको, ये हमको IC निकालना होगा, ठीक है। तो IC नो डाउट क्या होगा, IC अगर निकालें हम यहाँ से तो बहुत आसान है, क्या चीज़, ये म्यू लिक्विड और इसका जो है क्या चीज़, साइन IC इक्वल्स टू कहाँ जा रहा है, एयर में, तो क्या हो जाएगा, म्यू एयर साइन 90 डिग्री, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू L साइन IC इक्वल्स क्या हो जाएगा, आपका सिंपली 1 हो जाएगा। यानी साइन IC क्या हो जाएगा, साइन IC हो जाएगा 1/μL, म्यू लिक्विड। मैं इन जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन IC हमको पता है, हमको ये निकालना, अभी इसको यही छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको ये R चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस ट्रायंगल में ये चीज़ क्या है, IC, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम IC निकालना चाहें, मतलब IC को रिलेट करना चाहें, इसको रिलेट करना चाहें, तो हम tan लगा सकते हैं। ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर tan IC लगा ला, क्या लगा ला, tan IC इस ट्रायंगल में, तो tan IC क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी R बाई क्या हो जाएगा, R बाई दिस H, ठीक है। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा H tan IC, ठीक है। R क्या हो जाएगा, H। ये बातों को ध्यान रखना, ये इन जनरल फार्मूला ड्राइव हो गया, इन जनरल ये फार्मूला क्या हो गया, ड्राइव हो गया। तो अगर आपको IC पता है तो R क्या हो जाएगा, H tan IC। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमको IC नहीं पता, हमको साइन IC पता है, IC नहीं पता है, तो साइन IC निकाल सकते। देखिए कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल बनाइए आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये साइन IC है, मतलब इसको एंगल में क्या बोल देते हैं, IC, ठीक है। तो अगर IC बोल देंगे आप, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस का रोल पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, म्यू L, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, √μL² - 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो tan IC अगर हम निकालना चाहें, tan IC, तो tan IC क्या हो जाएगा, tan IC हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 1/, क्या हो जाएगा, √μL² - 1, ये हो जाएगा tan IC। अब tan IC को यहाँ पुट कर दीजिए, tan IC यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई √μL² - 1। अब चूंकि इन्होंने क्या पूछा था हमसे, डायमीटर, तो यहाँ से डायमीटर क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, इसी का 2 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा, 2H बाई √μL² - 1, ठीक। अब देखो मैंने फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब जो क्वेश्चन दिया गया था, बोला गया था कि म्यू की वैल्यू √2 है, H की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, बस पुट कर दीजिए यहाँ पे,
तो इन्होंने डायमीटर से पूछा था, है ना, कैलकुलेट डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2, एच की वैल्यू 30, ठीक है, एच की वैल्यू क्या हो गई 30 सेंटीमीटर, तो जो भी दिया गया सेंटीमीटर में। म्यू एल, भाई म्यू का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो म्यू एल स्क्वायर, म्यू एल कितना है 2 है, तो म्यू एल क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, यानी 2 × 30 यानी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत इजीली देख सकते हैं आप, अगर आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया तो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं आप, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 बोला जा रहा है A ray of light is incident at an angle of I on a parallel sided glass slab of thickness D and gets refracted into slab at angle R. Draw a ray diagram to show its path as it emerges out of the slab. Hence obtain the expression for the lateral shift of the ray. Under what condition will the shift be minimum? ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये ग्लास स्लैब का एक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमसे शिफ्ट का फॉर्मूला ड्राइव करवाना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो ग्लास स्लैब है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, हम बोल रहे हैं कि जो ग्लास स्लैब है ना, इस ग्लास स्लैब पे एक लाइट रे क्या हो रहा है हमारा, फॉल हो रहा है, कुछ ऐसे लाइट रे फॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन दिखाना कैसे होता है रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे फॉल हुआ, और लाइट रे फॉल होने के बाद क्या होगा, वो लाइट रे बेंट होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो लाइट रे कुछ ऐसे बेंट हो गया। बेंट होने के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा कुछ ऐसे, ऐसे क्या होगा, रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया आई, ये एंगल क्या हो गया हमारा आर, तो ये भी क्या हो जाएगा आर। ठीक है, पैरेलल ना, और ये इस एंगल क्या बोल देंगे हम लोग ई। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा कुछ ये आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट डी, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा इसमें थिकनेस इन्होंने ऑलरेडी डी दे दिया है, तो लेटरल शिफ्ट को हम लोग यहाँ से एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्स से लेटरल शिफ्ट को, और यही एक्स हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, इस एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से, ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। भाई ये पैरेलल है ना ये, ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक, तो पैरेलल है। अच्छा, ये आई और ई इक्वल होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, आई और ई क्या होता है इक्वल, प्रूव भी कर सकते हैं, कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप मिसलेनियस लगा लीजिए, क्या μ1 साइन आई = μ2 साइन आर, ये लगा लीजिएगा, 2 बार लगाइएगा, प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये क्लास 10 की चीज़ है। तो आई और ई आपस में इक्वल होता है, तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा, डिस्टेंस यहाँ पर होगा, तो हमको यही निकालना है। हमको क्या करना है, ये निकालना है ये चीज़। अब ये निकालने के लिए देखिए, हमको या तो ये पता हो, या तो ये पता हो, या तो ये पता हो, या तो ये, जो कि दोनों नहीं पता है हमको। ठीक है, तो क्या करना होगा, या तो हम ये निकालना, या तो ये निकालना, काम हो जाएगा। उसके पहले ये देखिए, ये जो रे है और ये रे है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा, अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा, और उसमें से ये आर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ये एंगल क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। पास समझ में आ रहा है। अच्छा, एक काम और करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल को और एक्सटेंड कर लीजिए। नॉर्मल को और एक्सटेंड करेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है डी, क्योंकि अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, और ये आर है, तो आप ये निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने ये निकाल के, और जब ये निकाल लेंगे तो फिर इसी ट्रायंगल फिर हम कुछ लगा देंगे, tan cos जो भी लगाना होगा लगा कर हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हम एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखिए, ये हाइपोटेनियस का रोल प्ले करेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम बेस बाई हाइपोटेनियस चाहिए ना, बेस और हाइपोटेनियस को रिलेस करना है, तो उसके लिए हमको कॉस लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाते हैं, कॉस आर। कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारा डी, हाइपोटेनियस क्या हमारा
हम इसको मान लेते हैं, इस लेंथ को y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y, ये लेंथ कितना है हमारा y, ठीक है। यहाँ से ये जो y हो जाएगा, ये जो y है यहाँ से y क्या हो जाएगा डी बाई कॉस r, ये हो जाएगा हमारा जो हमारा y है वो क्या हो जाएगा डी बाई कॉस r। अब इस y के लिए, अब इस ट्रायंगल देखिए हमको पता चल गया, अब इसमें इस ट्रायंगल में क्या करता है, अगेन हमको ये चाहिए, तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो क्या लगा दीजिए इसमें साइन लगा दीजिए, तो साइन लगाएंगे, साइन की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है i माइनस आर, तो i माइनस आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा x, वही x हमको निकालना है, ठीक है। और हमारा जो है हाइपोटेनियस कितना है d बाई कॉस आर, ठीक है। हमको x चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिए इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई कॉस आर टाइम्स साइन i माइनस आर, ठीक है। यही हो गया हमारा किसका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। देख सकते हैं लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा लेटरल शिफ्ट थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है थिकनेस पे, d कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, i पे और r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, i और r पे। तो ये हो गया लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब बोलो लेटरल शिफ्ट मिनिमम कब होगा, लेटरल शिफ्ट जो है मिनिमम कब हो जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी मिनिमम, तो मिनिमम कब हो जाएगा, देखिए अगर i और r की वैल्यू बराबर हो जाए, i और r बराबर हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो तो x क्या हो जाएगा जीरो। तो किस कंडीशन में बराबर होगा, जब i इक्वस टू r हो जाएगा, और i इक्वस टू r कब होगा, जब रे स्लैब के परपेंडिकुलर ही फॉल होगा, यानी परपेंडिकुलर पे ही रे फॉल हो जाएगा, उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उस केस में कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बोला था अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी मिनिमम, तो क्या हो जाएगा व्हेन i इक्वस टू r, दैट मीन्स रे फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द ग्लास स्लैब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला जा रहा है। 19 में बोला जा रहा है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ लेमडा, मैं इसको लेमडा बोल देती हूँ, 589 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, ये कहाँ से आ रहा है, तो इसको लेमडा एयर बोल देता हूँ, लेमडा एयर से आ रहा है ये, लेमडा एयर है ना, फ्रॉम एयर एंड ऑन वाटर सरफेस इफ म्यू फॉर वाटर इज 1.3। अब म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33, ठीक है, ये हमको पता है। फाइंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, यानी हमको निकालना है लेमडा, लाइट रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगा वाटर में, यानी लेमडा इन वाटर निकालना है, ठीक है। और क्या निकालनी है हमको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हमको न्यू निकालना है, ठीक है। और हमको वी ऑफ वाटर निकालना है, यानी वाटर में क्या स्पीड है वो हमको निकालनी है, इतनी चीज़ हमको निकालनी है, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए लाइट अगर एक बार डायग्राम से बात करा, तो डायग्राम के टर्म में बात करा, तो लाइट जो है कहाँ से आ रहा है हमारा एयर से, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, ठीक है। और ये क्या होगा रिफ्रैक्ट होकर के कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पीड से जाएगा, तो हमको ये निकालना है कि किस स्पीड से आ रहा है, यानी वी ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्या वेवलेंथ है वो हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले एयर में, ठीक है, एयर में हम क्या लगाते हैं, सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा लगाते हैं, एयर में सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड जो हमारा स्पीड है, ठीक है, वो कितना होगा सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यू तो वो तो इजीली निकाल सकते हैं, न्यू क्या हो जाएगा सी बाई लेमडा, सी कितना है 3 × 10⁸, ठीक है, और लेमडा कितना है 589 नैनोमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड में है, ऐसा नंबर नैनोमीटर है, तो एक काम करिए इसको 10⁻⁻7 कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इतना सॉल्व हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में क्या होगा सेम होगा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम होगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर हमको वेलोसिटी निकालना है वेलोसिटी, ठीक। अब ये कैसे निकले, वेलोसिटी इन वाटर निकालना है, वेलोसिटी इन वाटर निकालना है, ठीक। तो उसके लिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं सी बाई वी ऑफ वाटर, ठीक है। भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा है तो हम कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वी ऑफ वाटर रहेगा सी बाई म्यू ऑफ वाटर, ठीक है। तो सी है 3 × 10⁸, ठीक है, और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.33, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा,
एस क्या निकल जाएगा वी। अब वी ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यू टाइम लैम्डा वाटर, ठीक है। और यहाँ से वी ऑफ वाटर हम लोग ऐसे हम न्यू निकाल चुके हैं, न्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा लैम्डा ऑफ वाटर। तो लैम्डा ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वी ऑफ वाटर बाई न्यू। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या कर चुके थे, न्यू निकाल चुके थे। यहाँ से न्यू तो हमेशा सेम होता है, और वी ऑफ वाटर इस फॉर्मूले से निकाल लिया था। बस वी ऑफ वाटर और न्यू डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से लैम्डा ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, ये भी 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2। तो जो लाइट की स्पीड है तो इस बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है V2 स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। दो मीडियम में लाइट की स्पीड दी, मीडियम 1 है मीडियम 2 है। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड V1 है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड V2 है, यानी मीडियम 2 में क्या है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है ना। तो देखिए, तो ये हमारा V1, ये हमारा V2, ये क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो ये हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और ये क्या हो गया हमारा डेंसर मीडियम। भाई जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, रेयरर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यहाँ डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर, ठीक है। तो फॉर ए रे ऑफ लाइट टू अंडरगो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम। तो बोल रहे हैं कि अगर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जाना है तो लाइट रे को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लाइट रे को कहाँ जाना पड़ेगा, V1 से कहाँ जाना पड़ेगा, V2, तभी होगा। भाई ये डेंसर मीडियम, तो लाइट टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहाँ से कहाँ जाता है, डेंसर टू रेयरर, तो कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। ये कन्फर्म है कि लाइट कहाँ जाएगा, फ्रॉम 1 to 2 जाएगा, ठीक है, यानी मीडियम 1 to मीडियम 2, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मीडियम 1 to मीडियम 2 ही जाएगा। तो 4 ऑप्शन में मीडियम 2 बोल रहा है ये, तो मीडियम 2 से नहीं जाएगा, गलत है, ठीक है। मीडियम 2 सी और डी तो गलत हो गया। अब बचा मीडियम ए और बी। ए और बी में बोल रहा है कि मीडियम 1 से जाएगा, लेकिन कितने एंगल पे जाएगा। मीडियम 1 से तो जाएगा, लेकिन किस एंगल पे जाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम स्लेनस लॉ लगा लें, स्लेनस लॉ, तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते, हम लिखते हैं μ1 साइन, ठीक है, IC, ठीक है, इक्वल्स टू μ2 साइन 90 लिखते। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जब हम स्लेनस लॉ लिखते हैं, ठीक है, तो उसका हम ओरिजिनल फॉर्म लिखते हैं, ओरिजिनल फॉर्म स्लेनस लॉ का। ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है स्लेनस लॉ का। स्लेनस लॉ का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, स्लेनस लॉ का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। क्या है, इसको समथिंग कुछ लिख सकते हैं हम लोग, म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो इसको चाहे तो हम समथिंग कुछ ऐसे लिख लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं कैसे लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1, कैसे लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1। बात समझ में आ रहा ना, यानी इस μ2 बाई μ1 का मतलब ये हो गया, μ2 1 का मतलब ये हो गया कि लाइट 1 से 2 में जा रहा है, लाइट 1 से 2 में जा रहा है। तो लाइट जिसमें जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से जा रहा होता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, 1 से 2 में। और इसी चीज़ को अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखें, वेलोसिटी के टर्म में, तो वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, इसको लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, V2 बाई V1, क्या लिखते हैं, सॉरी V1 बाई V2, V1 बाई V2, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। बात समझ में आया सबको। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ से अगर आप इसको मॉडिफाई कीजिए, ठीक है, इसको मॉडिफाई कीजिए तो देखिए आई हमारा क्या है, आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है कहाँ बनता है, डेंसर में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है, रेयरर में, ठीक है। और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल के लिए आईसी के लिए क्या होना पड़ेगा, इस चीज़ को 90 होना पड़ेगा, इस चीज़ को क्या होना पड़ेगा, 90, ठीक। हमको इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि V1 V2 के टर्म में ऑप्शन नहीं दिया हमको, V1 V2 के टर्म दिया हुआ है। V1 वो मीडियम है जहाँ से लाइट जा रहा है, V2 वो मीडियम है जिसमें लाइट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए V2 साइन IC, या फिर यही सब काम खत्म हो गया ना, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, तो साइन IC क्या हो जाएगा, साइन IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1/V2। तो IC क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा साइन इनवर्स V1/V2, ठीक है। तो साइन इनवर्स V1/V2, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बात यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना आपको, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी जब ऐसा लिख रहे हैं तो लाइट का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म ऐसे लिखेंगे, और वेलोसिटी का टर्म लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, लाइट जहाँ से जा रहा है, ठीक है, और V2 मतलब जिसमें जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो जो नीचे होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, लाइट का टर्म बात, जैसे आप लिखते हो ना म्यू इक्वल्स टू C/V, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर इसको हम समथिंग कुछ मीडियम बोला तो ये VM होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नीचे होता है, तो यहाँ पर 2 नीचे नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये 21 वाला केस बेस्ड क्वेश्चन है, CBQ टाइप का, उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए मैं बहुत स्लोली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये जो वीडियो है आप 2x पे देख सकते हैं, अगर जिनको चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं वो 2x करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, वो जो पूरा पैराग्राफ है वो जो है पढ़िएगा, ठीक है। उसमें उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम इनटू वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 18 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो एक लाइट रे है, ठीक है, वो ट्रैवल फ्रॉम मीडियम इनटू वाटर, एक मीडियम से वाटर में जा रहा है, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम से कहाँ जा रहा है, वाटर में, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 18 डिग्री, ठीक है। तो वाटर जो मीडियम एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 18 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो वाटर जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है TIR होने की, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मीडियम से वाटर में, मीडियम से वाटर में, तो यहाँ पर TIR बोल रहा है कि मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है वाटर से, ठीक है। अगर डायग्राम वाइज बात करें तो ये हमारा हो गया इंटरफेस, ये हो गया हमारा वाटर, और ये हो गया हमारा मीडियम। तो यहाँ बोल रहा है कि म्यू मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू वाटर, ये बोल रहा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो अगर लाइट रे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे TIR होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो TIR क्या हो सकता है, पॉसिबल है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बोल रहे जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ना वो 18 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है, 18 डिग्री। और आगे लिख रहा है एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर इंटरफेस बिटवीन द 2 मीडिया इज 20 डिग्री। बोल रहा है इन दोनों मीडियम की जो क्रिटिकल एंगल है IC है वो 20 डिग्री है, क्या है, 20 डिग्री। तो अगर ये 18 डिग्री पे फॉल होता है TIR होगा क्या, नहीं होगा, इवन 18 पे फॉल होगा। अगर 20 होता तो क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, जिसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, यानी जो हमारा सरफेस है उसके पैरेलल, ठीक है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी ऐसी वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी 18 डिग्री पे फॉल कराएंगे तो लाइट रे तो कभी आ नहीं सकता, ऐसे कभी आ नहीं सकता, ऐसे भी नहीं जा सकता, ठीक है, यानी समथिंग ये कुछ ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है, और ऐसे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो D ऑप्शन में ये वाला बना रखा है, ये वाला, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर एक ऑप्शन ऐसा वाला बना रखा है, ऐसा, वो TIR हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन B और D तो 100% गलत है। अब ऑप्शन A एंड C, ऑप्शन A एंड C में क्या है, देखिए ऑप्शन A में क्या होगा, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयरर,
ठीक। तो ये लाइट रे क्या होगा, देखिए ये लाइट रे इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा बनाया हुआ है ऑप्शन सी में, जो कि नहीं पसंद, मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो ऐसे कैसे जा सकता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, डेंसर से रेयर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सेकंड देखिए, इसका जो केस बेस्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड बोल रहा है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, ऑफ डेप्थ डी, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज इज, ठीक। वही सेम क्वेश्चन अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको कराया था, तो अभी फार्मूला निकाला था मैंने कि जो आर होता है वो एच tan IC होता है, क्या होता है, एच tan IC, आर इक्वल टू क्या होता है, एच tan IC, है ना, बात समझ में आ गया आपको, एच tan IC होता है ये। तो अगर हमको एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया, ठीक है, तब हमको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले tan IC वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और वहाँ पे हमने निकाला था कि जो साइन IC होता है वो साइन IC आता है 1/μ आता है, ठीक है, और क्या आता है 1/μ, ठीक। तो वहाँ से जो tan IC निकाला था मैंने, tan IC निकाला था, वो निकाला था मैंने क्या चीज़, क्या था 1/μ² -1, ये निकाला था tan IC की वैल्यू, tan IC की वैल्यू क्या थी 1/μ² -1, तो यहाँ रख देंगे, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 1/√μ² -h, और h भी है यहाँ पे, तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/μ² -1। अब आपको चाहिए एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बस इसी में क्या करना होगा, आपको एरिया चाहिए तो एरिया हो जाएगा पाई और इस पूरे का स्क्वायर यानी पाई h², और इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा μ² -1, ठीक है। तो बस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे h नहीं है d बोला हुआ, तो d लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ये सब में d हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आया ना, तो ये आपका d हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो डेप्थ है, जो r की वैल्यू है, वो r की वैल्यू कितनी है, इतने का स्क्वायर, तो पाई और इतने का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर शायद बी जो है मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, बोल रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें मिनिमम पूछा था, अभी क्या है मैक्सिमम, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल यानी साइन IC की जो वैल्यू है वो 1/μ है, ठीक है, 1 क्या है म्यू, तो म्यू जितना आपका कम होगा साइन IC क्या होगा, ज़्यादा होगा, और साइन IC ज़्यादा होगा तो IC भी ज़्यादा होगा। तो बस ये देखना कि इसका म्यू सबसे कम है। अब इसमें अगेन आपको म्यू याद रखना पड़ेगा, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किसका लिए आपका, देखिए यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव, फ्लिंट ग्लास का, जो अगर ग्लास की बात करें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 होता है, 1.52 होता है, और डायमंड का 2.42 होता है, ठीक है। तो सबसे कम इसका ग्लास का ही दिख रहा है। अब क्राउन ग्लास या फ्लिंट ग्लास, सॉरी ग्लास का तो 1.5 के आसपास होगा, ठीक है, चाहे वो क्राउन ग्लास हो चाहे फ्लिंट ग्लास, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। और वाटर क्या होता है 1.33, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो उसके लिए IC क्या होगा, सबसे ज़्यादा, यानी वाटर का IC क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ टू मीडिया A एंड B ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 2.0 एंड 1.0 रेस्पेक्टिवली इज, बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया A एंड B, दो मीडियम है A और B, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 2 और 1 दिए हुए हैं, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इसके लिए क्या निकालना आपको, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखिए तो साइन IC ये क्या होता है 1/μ, 1/μ में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो है डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम होता है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो μr, और इसे क्या लिख सकते हो आप μd, ठीक है। तो यहाँ से साइन, यहाँ से IC क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा μr/, साइन इनवर्स μr/μd,
ठीक। तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू यानी जो कम होगी यानी 1 हो जाएगा, और म्यू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही क्या होगा, तो ये साइन इनवर्स 1/2। अब साइन, इसका मतलब ये हो गया कि किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो किस एंगल के साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 30 के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 5th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया एंड एयर इज 30 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम एयर इज द, हाँ, तो यहाँ पे आईसी दे दिया है, आईसी दे दिया है 30 डिग्री, आईसी क्या दे दिया आपको 30 डिग्री, और वो बोला हुआ है जो हमारा मीडियम है, पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये जो क्रिटिकल एंगल है वो मीडियम और एयर के लिए दिया, तो ये हमारा एयर है, ये हमारा मीडियम है, ठीक है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, हमारा मीडियम से एयर में जा रहा होगा, तभी तो क्रिटिकल एंगल वगैरह बनना, क्योंकि डेंसर से एयर हो जाएगा तभी बनेगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या निकालिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम में लाइट की स्पीड निकालिए। तो मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे निकलेगी, पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा इसका, तो हम ये जानते हैं कि साइन आई क्या होता है 1/μ होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, साइन 30 = 1/μm हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 का हो जाएगा 1/μm। अब इसके साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा μm, ठीक है। तो यहाँ से μm क्या हो जाएगा 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो गया, पूछा उसमें लाइट की स्पीड, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक है। तो हम जानते हैं μm = क्या होता है c/vm, तो vm क्या हो जाएगा, vm = c/μm, c है 3 × 10⁸, μm है 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, अगेन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका फार्मूला पता है, फंडामेंटल आपका प्रिपेयर है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है 22 में, बोला जा रहा है ए पॉइंट लाइट सोर्स रेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ ए बकेट फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ = 1.25 अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर लिक्विड एयर इंटरफेस, है ना। तो अगेन इसी तरह क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बकेट है, बकेट के बॉटम पे क्या है आपका एक लाइट सोर्स है, और उसमें जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 दिया हुआ है, और उसका जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है। आपको क्रिटिकल एंगल पता करना है, क्या पता करना है, क्रिटिकल एंगल फॉर लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा क्रिटिकल एंगल, ठीक। अभी देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कर फॉर्मूला हमारा, साइन IC = क्या है 1/μ, साइन IC क्या है 1/μ। तो यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल एंगल तो निकाल ही लेंगे, कोई बहुत टफ काम तो है नहीं। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी μ की वैल्यू दिया होगा रख दीजिए, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ मीडियम के लिए IC की वैल्यू पूछा हुआ है, तो μ की वैल्यू कितनी है 1.25, ठीक है। 1.25 मतलब कितना हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 125, है ना। ये 5, 25 से 5 आ जाएगा, 25 से 4 आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन IC की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ गया। अब ट्रायंगल याद रखिए, मैं बताया था कि 3, 4, 5, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये 37 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री होता है, ठीक है।
तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी आई है 4/5 आई है, कितनी आई है 4/5, यानी 4/5 आया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 53 के सामने 4 है और ये 5 है, तो यही साइन होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं वही 53 साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5, यानी आई सी कितना हो जाएगा, यहाँ से आई सी हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक, अब आगे बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लाइट पैच ऑन द सरफेस बाई लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस ऑफ सर्कुलर है, जो रेडियस बनेगा लाइट रखेंगे बॉटम बना के दिखाया था। तो आर का फॉर्मूला आपको बता दिया था मैंने, क्या होता है H10 IC, आर इक्वल टू एच क्या होता है हाइट या D10 IC जो भी है। तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 IC। 10 IC यहाँ से निकाल लीजिए, 10 IC मतलब कितना हो गया कि 10 मतलब कितना हो गया ये 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 40/3 आ जाएगा, 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोला जा रहा है ए ब्राइट पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ट्रांसपेरेंट लिक्विड refractive index mu to a height h. Let r be the radius of the circular area of the liquid surface through which light can emerge out. Find the ratio r/h. r/h का रेशियो निकालना है। r/h क्या हो जाएगा, देखिए बोल रहा है h जो हाइट है और r क्या है जी सर्कुलर का रेडियस है। तो फार्मूला बता ही दिया आपको, और जो है ये h है तो कैपिटल h बोला है, यहाँ पे कैपिटल h कर लेते हैं, तो H10 IC हो जाएगा। तो r/h क्या हो जाएगा, यहाँ से r/h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 IC आ जाएगा। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, r/h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही फार्मूला हमको याद है ना। ठीक है, और कैसे निकालना है इसको ड्राइव कैसे करना है, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर देखिएगा तो कैसे ड्राइव किया है मैंने वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर्स वाटर सरफेस ऑब्लिकली एट सम एंगल व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, बोल रहा है एक पैरेलल बीम है लाइट का, इंटर कर रहा है वाटर सरफेस पे ऑब्लिक्यूली, तो ये हमारा वाटर सरफेस है। यहाँ पे एक पैरेलल ऑब्लिक्यूली का मतलब होता है कि 90 को छोड़ के, ठीक है 90 को छोड़ के किसी एंगल पे, है ना, यानी क्या कर रहा हो वो नॉर्मल पे ना फॉल हो रहा हो, यानी जीरो छोड़ के। ठीक है, 90 छोड़ के नहीं, जीरो छोड़ के। ठीक, तो अगर ये एंगल समथिंग कुछ 30 बना रहा होगा तो ये क्या बना रहा होगा 30, तभी इसको पैरेलल बोलेंगे। तो ये पैरेलल बीम ऐसे आ रहा है, तो बोल रहे हैं जब पैरेलल बीम रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, तो एक हमको रिफ्रैक्टेड बीम मिलेगा ऐसा कुछ, एक हमको रिफ्रैक्टेड बीम मिलेगा ऐसा कुछ, है ना। तो बोल रहे जो रिफ्रैक्टेड बीम होगा, इस बीम का जो ये होगा क्या नाम है विड्थ, वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नो डाउट डिक्रीज होगा। आप ढंग से बना के देखिएगा, लाइट क्या हो गया रिफ्रैक्ट होगा ना, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो गया आपका ये जो डिस्टेंस है ना ये कम हो जाएगा, जो रिफ्रैक्ट होगी ऐसे बेंट होगा ना, बेंट होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा कम होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज होगा। ये ए पार्ट था, अब इसी का बी पार्ट, बी पार्ट बोला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो दैट ए स्ट्रॉ एपीएस बेंट व्हेन इट पार्शियली डिप्ड इन वाटर एंड एक्सप्लेन इट। बोल रहे हैं ये तो क्लास 10 के सब क्वेश्चंस हैं, 2025 में आया तो कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है एक स्ट्रॉ है, और इस स्ट्रॉ को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो पार्शियली क्या हो जाता है बेंट हो जाता है, एपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली डिप्ड इन द वाटर। बोल रहे पार्शियली जब डिप करता है तो बेंट हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा अगर ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉ डाल के रखे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉ डाले हैं ऐसे, मतलब जो है तो ये स्ट्रॉ जो है हमको हल्का सा ये बेंट दिखता है, मतलब स्ट्रॉ जो है हल्का सा ऐसे दिखा हमको जैसे लगेगा यहाँ से टूट गया स्ट्रॉ यहाँ से, ठीक है। स्ट्रॉ जो है यहाँ से क्या हो गया बेंट हो गया ऐसे दिखता है, मतलब अगर ऐसे नॉर्मल ग्लास है उसमें रखेंगे तो हमको स्ट्रॉ ऐसे का ऐसे ही दिखेगा,
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वाटर सरफेस आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो क्यों होता है ऐसा, रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो जो पार्ट वाटर के अंदर है, इस स्ट्रॉ का जो पार्ट वाटर के अंदर है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, वहाँ से जब लाइट आ रहा है ना, लाइट यहाँ जब लाइट इमर्ज हो रहा है इसमें से, मतलब इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट इमर्ज हो रहा है ना, तो हो क्या रहा है, वो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो अपना पाथ चेंज कर दे रहा है। तो लाइट अपना जब पाथ चेंज करेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल शेप में नहीं दिखेगा, ठीक है, वो आपको क्या दिखेगा, बेंट दिखेगा, ठीक है। यही आपको बताना था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर बाय डायग्राम। अगेन ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, उसको डायग्राम से बना के दिखाना है। तो कैसे बनाना है, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर में TIR होता है। क्या होता है, TIR होने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर ऑप्टिकल फाइबर का आप डिज़ाइन देखोगे ना, तो ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, 3 लेयर होता है। एक तो ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा सा रीजन होता है, इसको बोलते हैं, काफ़ी पतला रीजन, उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। ये इसके बाहर वाला पोर्शन होता है क्लैडिंग। क्या होता है, क्लैडिंग। तो जो हमारा क्लैडिंग का जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो ज़्यादा होता है क्लैडिंग से, ठीक है। तो अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और इसमें कोई भी लाइट रे अगर मान लो आया, ठीक है, तो ये लाइट रे, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम, इसका है ज़्यादा, यानी लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन जाता है TIR का। तो मान लो एक क्रिटिकल एंगल पे फॉल होगा तो क्या हो जाएगा, इसका TIR हो जाएगा। फिर यहाँ जब फॉल होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो ये इसी में क्या होता है ना, लाइट कैप्चर हो गया, लाइट क्या हो गया, कैप्चर, बाहर निकले, उसका बार बार TIR हो रहा है और वो पूरा सिग्नल क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये प्रोसेस है उसमें ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन का, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल क्या करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोनों ही टर्म डिफाइन करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, उसके बीच में आपको रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो बहुत आसान काम है भाई, ठीक है। इसमें क्या ही करना है, मतलब पूरा लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। क्योंकि कोई लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये डेंसर मीडियम है, ये म्यूडी है, ये म्यू एयर मान लेते हैं, लाइट रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है रिलेशंस के बीच में। तो क्रिटिकल एंगल का बोलते हैं कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, वो किस एंगल पे चला जाए, 90 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंस लगा दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यूडी साइन, इसको बोल दीजिए आप IC। तो म्यूडी साइन IC इक्वल्स टू म्यू एयर साइन 90। अब ये चीज़ 1 हो जाएगा, क्योंकि म्यू एयर 1 होता है और साइन 1 होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन IC क्या हो जाएगा, साइन IC हो जाएगा 1/म्यूडी। अगर आप इन जनरल ड्राइव करना चाहते हैं, आप एयर नहीं करना चाहते, आपको चाहते हैं कि कोई मीडियम है, ठीक है, जिसमें जो म्यूडी है, म्यूडी इज ग्रेटर दैन म्यू मीडियम, उस केस में यहाँ पे वो मीडियम भी आ जाएगा। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो गया साइन IC इक्वल्स टू μm/μd, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी आपको पता है सारी चीज़ें डिफाइन करना था। अंडर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, पहला लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकंड कंडीशन इट शुड फॉल एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे, क्रिटिकल एंगल पे फॉल होगा तब तो वो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, सरफेस को टच करता हुआ निकलेगा। लेकिन अगर वो TIR चाहिए, द लाइट रे शुड फॉल एट एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, देन ओनली वी कैन सी द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इसमें बोल रहे हैं रिलेशन ऑब्टेन करिए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, तो आप निकाल सकते हैं, कोई मैंने करके दिखा दिया, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इस क्या बोला जा रहा है इसमें,
तो पैराग्राफ आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम आप रिफ़र करिएगा। बोला जरा कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, फिगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपके पास फिगर होगा। तो कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ए ब्लैक वर्टिकल एरो एंड हॉरिजॉन्टल थिक लाइन with ball are pointed or painted on the glass plate. It serve as a object. When the plate is illuminated, its real image is formed on the screen. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक अरेंजमेंट है, मैं बना ही देता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 27, ये 27 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला जरा कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है, और ये हमारा ऑप्टिकल बेंच दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा स्क्रीन लगा के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक क्यूब बना के रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब है, और क्यूब का एक सरफेस जो है ऐसा कुछ दिया हुआ है, उस सरफेस पे ऐसा एक एरो बना के रखा है, ठीक है, और एक ऐसा एरो बना कर रखा है, ये एरो नहीं है, एक लाइन है, उस पर ये बॉल बना कर रखा है, और ये एरो है, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसका जो डायग्राम है इस स्क्रीन में जब बनेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है, और पहले बता भी दिया हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ब्लैक वर्टिकल एरो एंड ए हॉरिजॉन्टल थिक लाइन विद ए बॉल आर पेंटेड ऑन द ग्लास प्लेट। द ग्लास प्लेट उस पर ऐसे पेंट किया गया है। इट सर्व्स एज ऑब्जेक्ट। व्हेन द प्लेट इज इल्यूमिनेटेड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो जब ये क्या कर रहा है, ये लेंस है, ये लेंस क्या कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस देख रहा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या कर रहा है, इसका इमेज स्क्रीन पे बना रहा है, और बोल रहा है रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज जब भी बनेगा लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, तो पहली बात तो वो इन्वर्टेड होगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट, ये इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो, ठीक है, और इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है, चाहे मतलब पता नहीं, आप ये एज ए कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, हमेशा एक टर्म होता है लेटरल इन्वर्जन। किसी भी मिरर में अगर आप अपना राइट हैंड रेज करेंगे तो आपको आपका लेफ्ट हैंड रेज होता हुआ दिखेगा आपके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन भी होगा, दैट मीन्स ये जो बॉल है वो अगर इधर की तरफ है तो वो इधर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इसका जो दिया हुआ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इस तरह क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, पढ़ लेते हैं गलती से करेक्ट, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो 3 करेक्ट होगा, कोई एक इनकरेक्ट होगा। पहला, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। बोल रहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है ना भाई, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हमसे पूछा था कौन स्टेटमेंट गलत है, ये तो यही गलत हो गया, तो बाकी चाहे तो ना ढूंढें, ठीक है। बी ऑप्शन, फॉर ऑल वर्चुअल इमेजेस फाउंड बाय मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ये तो होता ही है, वर्चुअल बताया था, वर्चुअल इमेज होगा तो पॉजिटिव होता है। फॉर कॉन्केव लेंस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। कॉन्केव अगर मिरर होता तो गलत हो जाता है, ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला ऑप्शन, तो सेकंड का ए ऑप्शन हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया, वर्टिकली 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो मान लेते हैं इस लेंस का फोकल लेंथ एफ रहा हो, इस लेंस का फोकल लेंथ एफ रहा हो, तो बोल रहे हैं कि ये बता दीजिए कि जब इसको कट करेंगे वर्टिकली तो फोकल लेंथ हर पार्ट का, यानी इस पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसको एफ डैश बोल रहे हैं, तो इस एफ डैश की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। तो जो इसका होगा इसका होगा, तो जब इसको कट करेंगे तो देखिए ये हमको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं हम लोग, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। जब इसको कट करेंगे तो 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, जब वर्टिकली कट करेंगे ना इसको तो 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ठीक। तो कैसे निकलेगा देखिए, अगर इसके लिए हम फार्मूला लिखना चाहें, फार्मूला
साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मान लेते हैं इस प्लेन का, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, ठीक है। तो हमको पता है फोकल लेंथ में रिलेशन होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, लाइट रे हमारा हम मान रहे हैं इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका r ये उधर होगा और इसका r इधर होगा। तो इसका r जब इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, इसका r इधर होगा तो निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। तो 1/f क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1, और दोनों बराबर होगा तो मैं इसको r ही बोलता हूँ, तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये माइनस ऑफ माइनस 1 मारेगा तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 2/r, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब प्लेनो अगर कॉन्वेक्स होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ, ठीक, तो इसके लिए देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए इसमें लाइट जा रहा है तो इसके लिए r इधर कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसके लिए r कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो इसके लिए हम लिखते हैं 1/f डैश, तो 1/f डैश क्या हो जाएगा, तो कट करने से तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं चेंज होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ही रहने वाला है। बाकी ये 1/r हो जाएगा और माइनस ये 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा 1/f डैश इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और क्या हो जाएगा r, ठीक है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, क्या हो जाएगा 1/f अपॉन 1/f डैश, 1/f डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, पहली बात तो ये, चलिए लिख लेते हैं, म्यू माइनस 1 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा r हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बाई ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1/r, म्यू माइनस से म्यू माइनस 1 गया, r से r गया, ठीक है। और ये वाला f ऊपर चला जाएगा, ये वाला f नीचे आ जाएगा, तो f डैश बाई f इक्वल क्या आ गया 2, यानी f डैश क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ f हो गया, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा डबल, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा आपका डबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसी का और पार्ट है, थर्ड का और पार्ट करके है, उसको भी कर लेते हैं। थर्ड का जो आर पार्ट है वो क्या बोला जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ 1 above is 20 cm from the lens and screen is 50 cm away from the object, the focal length of the lens used is। तो बोल रहा है जब पहले वाले केस में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन एबव केस इज 20 cm फ्रॉम द लेंस एंड द स्क्रीन इज 50 cm फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान किया इन्होंने। बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो 20, जो हमारा लेंस है, ये लेंस हमारा 20, जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 20, यानी ये जो यू है वो दे दिया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहे हैं जो हमारा क्या है एंड द स्क्रीन बोल रहा है 50 सेंटीमीटर रहते। स्क्रीन बोले मतलब कि स्क्रीन पे ही इमेज बनता है, रियल इमेज तो स्क्रीन पे ही बनता है, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन से बोल रहा है 50 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, स्क्रीन से ये 20 है, ये 50 है, तो लेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस को हम भी बोलते हैं, तो भी क्या हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने को बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भाई इसमें कुछ नहीं है यार, 1/f = 1/v - 1/u, माइनस होगा, लेंस है ना तो माइनस होगा, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बात में है, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब लेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज x। तो ये देखिए दो फोकस होता है, आपको पता है, दिस इज f1
दिस इज f2, है ना। तो बोला जा रहा था डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज x1, ठीक है। तो कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट फोकस से x1 डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कहीं है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट x1, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा f, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा f, ठीक। अब आगे बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेकंड फोकल लेंथ इज x2। तो इमेज मान लेते हैं हमारा कहीं यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है x2। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, ठीक है, बोल रहे हैं लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, f की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इस x1 और x2 के टर्म में f की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो कुछ नहीं है, पहले यहाँ पे देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा u, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस x1 प्लस f, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे v कितना हो जाएगा, v पॉजिटिव में आएगा, v किस में आ जाएगा पॉजिटिव में, इधर बन रहा ना हमारा कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि पहले बोल दिया सेकंड फोकल तो जाहिर सी बात इधर बन रहा होगा, और जब भी इधर बनता है तो वो नीचे ही बनता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये f प्लस x2, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर इसको x2 प्लस f कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन किया है, वैसे मैं यहाँ भी एक ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है। तो 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, यही होता है, ठीक है। लेंस है ना, लेंस की बात कर रहे हैं ये। अब वैल्यू रख दीजिए 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू x2 प्लस f, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x1 प्लस f हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस और प्लस हो जाएगा। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो 1/f इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x2 प्लस f, ठीक है, और x1 प्लस f, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 प्लस f, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस x2 प्लस f, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये x1 x2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर x2 f आ जाएगा, ठीक है, फिर x1 f आ जाएगा, फिर f स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इस साइड में, और ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा क्या क्या होगा, ये f और f मिलकर 2f हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका x1f, और आ जाएगा फिर आपका x2f, और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे f है, तो f मिलकर 2f, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये x1f से x1f गया, x2f से x2f गया, ठीक है। और ये f स्क्वायर है, ये 2f स्क्वायर है, तो यहाँ से x1 x2 बराबर क्या हो जाएगा f स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे f क्या हो जाएगा √x1 इंटू x2, ठीक है। तो जो हमारा f आ गया वो क्या आ गया हमारा x1 इंटू x2 आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया सही है। देखिए 2025 में क्वेश्चन सारे आया, तो आप देख सकते हैं कितना टफ है, कितना आसान है। इस फार्मूले का नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन फार्मूला। क्या बोलते हैं न्यूटन फार्मूला। सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ड्राइव कर दिया फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन फार्मूला। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिया हो तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब उन्होंने अगर जो डिस्टेंसेस है वो फोकस से दे दिया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एज ए रिजल्ट इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो चीज़ें आसान है। तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आगे हम जो है और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।